तो जो लोग पानी की बोतल पी करके पानी की बोतल फेंक देते थे ट्रैक पे, हम वो सब बोतल कलेक्ट करते थे और उसमें फिर हम हर एक प्लेटफॉर्म में एक वाटर कूलर लगा होता था। ओके। तो हम उस वाटर कूलर से दोबारा उसमें ठंडा पानी भरते थे और फिर हम घुस करके वो 5-5 रुपए में बेच देते थे और इस तरीके से हम सरवाइव करते थे। तो फिर प्लेटफॉर्म में देखा कि कभी थोड़ी सी भी लड़ाई होती थी प्लेटफॉर्म में, जो बाकी बच्चे थे तो ना हाथ से लड़ाई नहीं होती थी, वो ब्लेड मार देते थे गाल पे। ओके। तो फिर मुझे लगा कि अगर प्लेटफॉर्म पे रहूंगा तो किसी दिन मेरे चेहरे पे भी निशान पड़ जाएगा। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं प्लेटफॉर्म पे नहीं रहूंगा, क्योंकि मैं इतना मार धाड़ देख लिया था, इतना खून खराबा देख लिया था। Thank you so much for being on this podcast, Vicky. थैंक It's यू सो मच, really आपने इनवाइट किया। it's really a pleasure to have you here. थैंक यू सो मच एंड आई रियली अप्रिशिएट आप इस लॉकडाउन के टाइम में ये इनिशिएटिव चला रहे हो लोगों के लिए एंड एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो, सो आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट। So हमने एक्चुअली ये सपने स्टार्ट किया ही था इसलिए कि ताकि वी कैन टेल स्टोरीज टू पीपल, लोगों की कहानियां बताएं। बिल्कुल। मैंने आपका एक टॉक सुना था जिसमें आपने बताया कि हर फोटोग्राफ की एक स्टोरी होती है, लेकिन हाँ। फोटोग्राफर की भी एक स्टोरी होती है जो लोग ज्यादातर नहीं पूछते। यस। सो आई वांट टू गो बैक अ लिटिल बिट, का बचपन कैसा था? सो मैं अपनी स्टोरी में भी मैंने जैसे मैं फोटोग्राफर हूँ, तो मुझे लगता है कि अगर मैं फोटोज के थ्रू स्टोरी बताऊंगा तो शायद ज्यादा इम्पैक्टफुल रहेगा। तो मैं आपके साथ अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। श्योर श्योर श्योर। तो मैं जैसे हम स्टोरी की बात कर रहे हैं, तो जैसे ना ये मेरी घर की फोटो है, ठीक है। हम्म। और ये मैं 2016 में अपनी घर की फोटो खींची है। तो मेरी स्टोरी ऐसी है कि मैं जब 3-4 साल का था तो मेरे मम्मी पापा ने मुझे मेरे नाना नानी के घर में रख दिया था। और मेरा नाना नानी का घर इस घर से थोड़ी सी दूरी पे ही है। तो ओके। बिकॉज मेरे घर की कंडीशन कोई खास नहीं थी, क्योंकि फादर टेलर मास्टर थे और हम लोग टोटल 7 भाई बहन थे। और फादर की इनकम 10 से 15 रुपए पर डे होती थी, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव। और ये घर भी हमारा नहीं है, ये नाना नानी लोग ने एक रूम दे रखा था, तो इसी में हम 9 लोग रहते थे। तो फादर को लगा कि मैं शायद नाना नानी के घर में रहूंगा तो मैं एटलीस्ट क्लास 10th तक पढ़ लूंगा। तो राइट। उन्होंने मुझे नाना नानी के घर में रख दिया, बिकॉज नाना नानी के घर की कंडीशन बेटर थी। फादर मतलब नाना जी बोकारो स्टील सिटी में जॉब करते थे, नाना जी एक मामा जी बोकारो स्टील सिटी में जॉब करते थे। तो उधर का लाइफ स्टाइल थोड़ा बेटर था। और मेरे मम्मी पापा को लगा कि मैं उधर रहूंगा तो एटलीस्ट क्लास 10th तक तो पढ़ ही लूंगा, तो 10th लाइक है उनके लिए वेरी इनफ। राइट। सो मैं वहाँ पे रहने लगा और मैं स्कूल भी जाता था वहाँ पे। और घर में बहुत ज़्यादा काम वाम करना पड़ता था, छोटी छोटी बातों पे मार वार पड़ती थी। बट ओके। बचपन में कुछ फिल्में देखी थी कि लोग ना शहर जाके हीरो बन जाते हैं या अमीर आदमी बन जाते हैं। ओके। तो मुझे लगा कि मैं भी शायद घर से भाग करके शहर चला जाऊं तो मैं अमीर आदमी बन जाऊंगा या हीरो बन जाऊंगा। तो मैंने एक दिन अपने मामा जी के जेब से थोड़े से पैसे चोरी किए और स्टेशन गया और देखा कि दिल्ली की ट्रेन लगी हुई है, तो मैं ट्रेन पकड़ा और दिल्ली पहुंच गया। मुझे मतलब पता नहीं था कि ये ट्रेन कहाँ जा रही, बस आई जस्ट गेट इन। राइट। और उस समय में 11 साल का था, ये मैं 1999 की बात कर रहा हूँ। ओके। ओके। तो मैं फिर किसी तरीके से नई दिल्ली स्टेशन पहुंचा। और जब मैं नई दिल्ली पहुंचा तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि मैं पहली बार इतना बड़ा प्लेटफॉर्म देखा और इतने सारे लोग देखा, तो मैं बिल्कुल घबरा गया कि मैं क्या करूं। हाँ हाँ। तो मैं फिर प्लेटफॉर्म पे बैठ कर रोने लग गया। तो स्टेशन पे कुछ बच्चे कबाड़ी चूमते हुए उन्होंने मुझे देखा रोते हुए, तो वो मेरे पास आया और आकर के मेरे से पूछा कि वही घर से भाग करके आया है। तो मैंने उनको अपनी पूरी स्टोरी बैठाई, वो लोग बैठ करके हम लोग काफ़ी देर बातचीत किए, उन्होंने मुझे कुछ खाने के पैकेट दिए और वी बिकम ए गुड फ्रेंड। ओके। तो मैं फिर उनके साथ ही घूमने लगा। मैं देखता था कि ये लोग क्या कर रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, ठीक है। और 2-3 दिन के बाद मैं भी उनके साथ एज ए रैक पिकिंग का काम स्टार्ट कर दिया। तो जो लोग पानी की बोतल पी करके पानी की बोतल फेंक देते थे ट्रैक पे, हम वो सब बोतल कलेक्ट करते थे और उसमें फिर हम हर एक प्लेटफॉर्म में एक वाटर कूलर लगा होता था। ओके। तो हम उस वाटर कूलर से दोबारा उसमें ठंडा पानी भरते थे
और हम उसको जनरल बोगी में 5-5 रुपए में बेच देते थे, बिकॉज जनरल बोगी इतना क्राउडेड होता था कि एक बार कोई उसके अंदर जाए तो वो बाहर नहीं आ पाता था। तो राइट। हम अपने शर्ट के बटन खोल के एंड सारी पानी की बोतल इधर उधर रख के उस शर्ट को नीचे से बांध लेते थे, तो हाँ। उसके अंदर हमारे पूरे बॉडी में काफी पानी आ जाता था। और फिर हम घुस करके वो 5-5 रुपए में बेच देते थे और इस तरीके से हम सरवाइव करते थे। तो फिर प्लेटफॉर्म में देखा कि कभी पुलिस वाले पैसा ले लेते थे, छीन लेते थे, या पुलिस वाले मारते थे, या किसी पैसेंजर का कुछ चोरी हो गया तो उनको लगता था कि हमने चोरी किया, वो कभी पकड़ के पीट देते थे। और जो थोड़ी सी भी लड़ाई होती थी प्लेटफॉर्म में, जो बाकी बच्चे थे, तो ना हाथ से लड़ाई नहीं होती थी, वो ब्लेड मार देते थे गाल पे। ओके। तो फिर मुझे लगा कि अगर प्लेटफॉर्म पे रहूंगा तो किसी दिन मेरे चेहरे पे भी निशान पड़ जाएगा। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं प्लेटफॉर्म पे नहीं रहूंगा, क्योंकि मैं इतना मार धाड़ देख लिया था, इतना खून खराबा देख लिया था। सो देन नई दिल्ली स्टेशन के बगल में अजमेरी गेट है, और मैं वहाँ पे गया और एक ढाबे वाले से मैंने काम मांगा। पन्ना लाल नाम था उनका। ओके। तो उन्होंने मुझे एज ए डिश वॉशर का काम दिया, तो मैं वहाँ पे फिर काम करना चालू किया। और धीरे धीरे थोड़े टाइम तक काम किया, तो एक दिन एक भैया वहाँ पे खाना खाने के लिए आए। संजय श्रीवास्तव नाम था उनका। ओके। एंड ही सेड कि तुम्हारी उम्र अभी पढ़ाई लिखाई करने की है, तुम ये सब काम क्यों कर रहे हो। तो उन्होंने मेरे ढाबा ओनर से बात किया और फिर मुझे उन्होंने एक संस्था भेज दिया दिल्ली में। सलाम बालक ट्रस्ट नाम से एक सलाम संस्था है वालेकुम। दिल्ली में। राइट। सो सलाम बालक ट्रस्ट की मैं मतलब थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूँ कि 1988 में मीरा दीदी ने एक फिल्म बनाई थी, सलाम बॉम्बे। सलाम बॉम्बे। तो राइट। हाँ, तो वो काफी सक्सेसफुल फिल्म था, तो उससे जो पैसा आया था उनसे उन्होंने ये ट्रस्ट बनाया था, सलाम बालक ट्रस्ट। ओके। तो फिर मुझे उस भैया ने वहाँ पे भेज दिया और फिर मैं वहाँ पे जाके रहने लगा। तो पहले मेरी काउंसलिंग हुई, फिर उन्होंने कहा कि घर वापस चले जाओ। तो मैंने कहा कि मुझे घर वापस नहीं जाना है। तो फिर उन्होंने मेरा एफिडेविट वगैरह बना के, क्योंकि कोई तो आईडी प्रूफ था नहीं, तो राइट। एफिडेविट बना करके मेरा मैं पहाड़गंज शेल्टर होम में मैं रहता था। तो वहाँ पे चूना मंडी, पहाड़गंज में चूना मंडी है, वहाँ पे एक गवर्नमेंट बॉयज मिडिल स्कूल था। ओके। 5वीं से लेकर 8वीं तक था, तो मेरा वहाँ पे एडमिशन हो गया। और फिर मैं रेगुलर स्कूल जाने लगा 6ठी क्लास से। ओके। और फिर 9th 10th नूतन मराठी है पहाड़गंज थाने के पीछे, तो वहाँ पे मैंने 8 क्लियर करने के बाद 9th मैंने वहाँ पे एडमिशन लिया। ओके। और फिर जब मैं क्लास 10th में आया तो 10th में मेरा ना बहुत कम परसेंटेज आया, 48% आया। ओके। तो जो मेरे स्कूल के टीचर थे उन्होंने कहा कि स्कूल नहीं, सॉरी, एनजीओ के जो टीचर थे, हाँ जी। ही सेड कि आप पढ़ाई में अच्छा हो नहीं, आप अपना ट्रैक चेंज करो और कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग करो। उन्होंने मुझे ऑफर किया कि मैं कुछ टीवी मैकेनिक का कोर्स कर लूँ, कुछ सिलाई का कोर्स कर लूँ, कुछ कुकिंग का कोर्स कर लूँ। हाँ जी। तो मैंने उनको कहा कि सर मुझे फोटोग्राफी करनी है। तो मेरे जो एनजीओ के टीचर थे, ही सेड कि अरे उसके लिए बड़ा कैमरा चाहिए, वो कहाँ से लाओगे। तो ओके। और फोटोग्राफी मैंने इस वजह से चूज की थी क्योंकि जब मैं सलाम बालक में 2000 में आया था नया नया, तो हाँ। उस समय सलाम बालक में एक फोटोग्राफी वर्कशॉप हुआ था। एंड मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया था उसमें, मेरे कुछ दोस्तों ने पार्टिसिपेट किया था। उस समय मैं नया नया था उस शेल्टर होम में। सो जिन्होंने वर्कशॉप में पार्टिसिपेट किया था, तो उनमें से 2 बच्चों का काम काफी बढ़िया था। एंड उनका काम इंटरनेशनल 1-2 कंट्री में ट्रेवल किया था। सो लाइक श्रीलंका गया था, इंडोनेशिया गया था। हाँ तो जी। उसके एग्जीबिशन के लिए वो बच्चे भी ट्रेवल किए थे। ओके। ओके। तो वो दिमाग में छपी हुई थी, तो थोड़ा सा लालच आ गया था कि फोटोग्राफी करूंगा तो घूमने फिरने को मिलेगा। हाँ। तो मैंने ऐसे ही लालच में बोला था कि सर मुझे फोटोग्राफी करना है, क्योंकि मैं तो नहीं सोच सकता था कि मैं प्रोफेशनल फोटोग्राफर बन जाऊंगा। मुझे लगता था कि मैं हमेशा एक अच्छा असिस्टेंट बन करके रहूंगा। हाँ। क्योंकि मुझे लगता था कि आपको प्रोफेशनल बनने के लिए अंग्रेजी आना बहुत जरूरी है। ओके। ओके। तो तो आपको वो अंग्रेजी लैंग्वेज तो थोड़ा बैरियर लग रहा था। हाँ, क्योंकि जितने भी हम शेल्टर होम में रहते थे और बाहर कहीं पे भी जाते थे, तो हम ऑलवेज देखते थे कि जो प्रोफेशनल होते थे वो इंग्लिश में बात करते थे, और अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो यू आर अनप्रोफेशनल। तो वो हाँ। एक डर था ओके। कि कि और हिंदी मीडियम से मतलब पढ़ा था। और तो यस ओके नो, इनफैक्ट हमारे, अब मुझे याद है 8वीं क्लास में ना हमारा एक कंपलसरी था कि इंग्लिश के पेपर में एक दिवाली मेला लिखना है। ओके। ठीक है।
तो सिर्फ फर्स्ट लाइन हमें याद रहता था कि दिवाली इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल ऑफ हिंदू, वी सेलिब्रेट इन दिस दिवाली लाइक वी ईट लॉट्स ऑफ स्वीट्स एंड हाँ। वी फायर क्रैकर्स। ये सब याद था, उसके आगे याद नहीं था, तो उसमें हमेशा नकल मारना पड़ता था। ओके। तो तो इस लेवल की इंग्लिश थी, तो उसमें नहीं सोच सकते थे कि कि हम प्रोफेशनल बने, बट बहुत बड़े ड्रीम तो नहीं थे क्योंकि उस समय पता नहीं था लाइफ का। तो हम्म। फिर इसी सलाम बालक ट्रस्ट में से मुझे, सॉरी। इसी बीच में मैं कुछ पूछना चाहता था, हाँ, जब आप यस। सलाम बालक ट्रस्ट में, आपके घर वालों की तरफ से कोई आपको मैसेज या कुछ भी कांटेक्ट, किसी ने कांटेक्ट किया आपको उस टाइम? सो जब मैं सलाम बालक में आकर के रहने लगा था, तो सलाम बालक में एक रूल था कि आप गर्मी के छुट्टी में घर जा सकते हो। ओके। हमारा 2 महीने का गर्मी का छुट्टी पड़ता था, तो उसमें क्या होता था कि अगर कोई बच्चा पहली बार घर जा रहा है, उसको घर का बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है, तो एक स्टाफ जाता है साथ में। ओके। हम्म। तो मैं पहली बार घर 2004 में गया था, 5 साल के बाद गया था मैं। ओके। और सलाम बालक से एक स्टाफ गया था मुझे छोड़ने के लिए। ओके, तो वो स्टाफ आपको छोड़ता है, बस आप रह के फिर नहीं वापस नहीं, आते? वो 1-2 दिन रह के आया था, तो लाइक उन्होंने जब मैं मोहल्ले में पहुंचा एंड पीपल नो कि मैं वापस आ गया, सो हम्म। मोहल्ले वाले की थोड़ी सी भीड़ इकट्ठे हो गई वहां पे कि उसका लड़का वापस आ गया। वापस आ गया, हाँ। हाँ। तो फिर मैं 15-20 दिन रुका था घर में एंड मैं 2004 में घर इस वजह से गया था क्योंकि मैं 10th क्लियर कर लिया था। हम्म। तो मुझे लगा कि मैं घर में बता सकता हूँ कि मैं ना 10वीं पास हो गया हूँ अब। इस राइट। वजह से 5 साल के बाद मतलब मैं घर गया था एंड फिर उसके बाद मैं वापस आ गया घर से। और 2005 में मुझे सलाम बालक से निकलना था क्योंकि हम 18 साल के बाद शेल्टर होम में नहीं रह सकते हैं, मतलब गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग। ओके। तो मैं ओके। रेगुलर स्कूल नहीं जा रहा था, तो मैं 17 साल की उम्र में अब उस समय मेरी एज 17 थी जब मैं सलाम बालक से निकला। हम्म। तो मैंने अपने टीचर को कहा कि सर मैं रेगुलर पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, तो मैं बाहर रहना चाहता हूँ। हम्म। उन्होंने मुझे लाइक जब मैंने उनको कहा फोटोग्राफी करना है, तो मुझे उन्होंने ये मेरे घर की फोटो है जो मैंने आपको दिखा रहा था ना। हाँ जी, हाँ जी। सो ये वाली फोटो, ये वाली, तो इससे लाइक एक आपको आइडिया लग जाएगा कि घर की कंडीशन कैसी है। तो राइट। सलाम बालक ने मुझे स्टार्टिंग में ये कोडेक कैपिटन का कैमरा दिया ओके। और मैंने इससे फोटो खींचना चालू किया। तो जो मेरे एनजीओ के दोस्त थे, बच्चे थे, या बाहर के स्कूल के जो दोस्त थे, उनको मैं पार्क में लेकर के जाता था और हाँ। मैं उनसे 5-5 रुपए लेता था और उनका मैं इस तरीके का फोटो खींचता था पार्क में। ओके, तो दिस इज रियली नाइस। इससे मतलब 5 रुपए इस वजह से लेता था क्योंकि डेवलपिंग के 2.5 रुपए या ऐसा कुछ लगता था, हाँ तो जी। मेरे 2.5 रुपए बच जाते थे उसमें। ओके। तो ताकि मैं उनको प्रिंट बना करके दे सकूं। राइट, राइट, राइट। तो तो इसी बीच कोडेक। मुझे और हाँ एक सवाल पूछना, सॉरी आई एम कटिंग यू ऑफ अगेन। हाँ हाँ, क्या? मुझे मतलब, आप जब घर छोड़ के आए, वो डर नहीं था आप में कि क्या करूंगा, कैसे रहूंगा, क्या खाऊंगा? और फिर नहीं, इस तरीके का कोई डर नहीं था। प्लेटफॉर्म में, जितना मैं जानता हूँ, प्लेटफॉर्म में भी कुछ ये गैंग्स बहुत होते हैं, हम्म। तो वहां पे भी रह के आपने जितना समय काटा वहां पे, उस टाइम पे भी कोई आपको डर नहीं लगा कि आगे हम क्या करेंगे, क्या ऐसे ही रहना है? सो डर जब घर से भागा था, तो डर इस वजह से नहीं था क्योंकि जैसे मेरे जो रियल घर है, जो मम्मी पापा बगल में ही रहते थे, हाँ तो जी। मुझे पता था कि घर में 3 टाइम खाना नहीं बनता है, ठीक है, एक टाइम बनता है, उसी को मतलब अगर चल गया रात को तो वो चल जाता था, ठीक है। हम्म। तो ये था कि लाइफ में कुछ मतलब पैसे कमा के घर भेजना है। ओके। तो एक ये था मोटिव। एंड जब प्लेटफॉर्म में रहता था, तो मुझे ग्रुप अच्छा मिल गया था। तो जैसे हम दिन भर प्लेटफॉर्म में रहते थे एंड रात को हम रामलीला ग्राउंड चले जाते थे। तो रामलीला ग्राउंड में एक बारात घर था। रामलीला ग्राउंड में घुसते ही राइट साइड में एक बारात घर था एंड ओके। उसमें 1 रुपए में कंबल मिलता था सोने के लिए। उसके बाद हम फिर वहां पे रुकते नहीं थे और मोस्ट ऑफली प्लेटफॉर्म के जो बड़े दादा सब थे, वो रात को आते थे ओके। जेब काटने के लिए। मतलब इस तरीके का सिचुएशन था वहां पे। राइट, राइट। फिर शेल्टर होम में आपकी लाइफ कैसी थी? वहां पे कैसी रही? आप घर में रहे, घर से आप भाग के आप प्लेटफॉर्म में रहे, ढाबे में रहे, अभी शेल्टर होम में कैसी थी आपकी लाइफ?
सो शेल्टर होम में ना एक मतलब खाने पीने के बारे में नहीं सोचना पड़ता था, बिकॉज खाना हमें बहुत बढ़िया मिलता था। हम्म। और हमें लगता है, मुझे लगता था कि एक मिडिल क्लास फैमिली को जो फैसिलिटी मिलती है ना, उस तरीके का फैसिलिटी हमें शेल्टर होम में मिलता था। तो जैसे मान लीजिए कि मैं जब घर में रहता था, तो हमारे लिए दूध भी बड़ी चीज होती थी कि मेरी फैमिली की जैसी कंडीशन थी, वी कांट राइट। ड्रिंक मिल्क। राइट। ठीक है। तो जब शेल्टर होम में रहता था तो हमें हफ्ते में 3 दिन गिलास भर भर के दूध मिलता था। तो जैसे हमारे हफ्ते में नाश्ते का रूटीन रूटीन बना हुआ था। तो एक दिन छोले भटूरे मिलता था, 2 दिन पराठे दही मिलते थे, और बाकी 4 दिन हमें जैसे ब्रेड, बटर, एग ओके। और बनाना, ये मिलता था ब्रेकफास्ट में। तो हमारे लिए वो लग्जरी ब्रेकफास्ट था। ओके। ठीक है। और जैसे लंच में भी हमें रोटी चावल दाल सब्जी ये मिलता था। इवनिंग न्यूट्रिशन मिलता था। इवनिंग न्यूट्रिशन में किसी दिन फ्रूट मिलता था, किसी दिन समोसे मिलता था, किसी दिन बिस्किट मिलते थे। तो ऐसे अलग अलग चीजें, किसी दिन जलेबी मिलते थे, तो ऐसे अलग अलग चीजें। तो मुझे लगता था कि ना एक मिडिल क्लास वाली फैसिलिटीज सारी मिल रही है। जैसे अगर हम बीमार भी हैं तो हमारे लिए मेडिकल वैन होता था, तो हम अपने गाड़ी में हॉस्पिटल जाते थे। राइट। 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 तो मतलब बहुत इंजॉय किया हूँ। एंड इट्स लाइक ए वेरी कलरफुल लाइफ। लाइक कोई टेंशन नहीं होती थी। थिएटर में पार्टिसिपेट करते थे, स्कूल बंक करके पार्क में खेल रहे होते थे। ठीक है। थोड़ी बहुत पॉकेट मनी होता नहीं था, तो थोड़ी बहुत जैसे किसी का बैग से बुक्स निकाल के कबाड़ी में बेच देता था, उससे पॉकेट मनी आ जाता था। राइट। हमें वाटर कलर मिलते थे, हमें बस बोलना पड़ता था कि हमें वाटर कलर चाहिए। हम्म। तो जैसे एक के बाद दूसरा मांगो हमें, तो जो हम सामान मांगते थे ना, उसमें कभी कोई रोक टोक नहीं था। तो जैसे 6 कलर का बोतल वाटर कलर का डब्बा उस समय आई थिंक 70 रुपए या कुछ में आता था। तो हम ऐसे ही मांगते थे टीचर से, और हम स्कूल में जाके 20 रुपए में बेच देते थे दूसरे बच्चे को। ओके। वो हमारी पॉकेट मनी होती थी, बिकॉज हमें पॉकेट मनी कहीं और से नहीं मिलता था। राइट। 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 तो उसके बाद मतलब सलाम बालक से मैं निकला 2005 में। और मैंने सलाम बालक से लोन लेके एक फिल्म कैमरा खरीदा, निकॉन F80। सो उस ओके। समय वो 28,500 रुपए का आया था वो कैमरा। तो मुझे उस कैमरे का हर महीने लोन रिटर्न करना होता था, 500 रुपए करके। तो सलाम बालक ने मुझे एक जॉब पे लगा दिया था। एक दिल्ली बेस्ड फोटोग्राफर है, अनईमान नाम है उनका। तो ओके। उन्होंने मुझे जॉब दिया है जब फोटो असिस्टेंट, और उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको हर महीने 3,000 सैलरी दूंगा, मैं आपको एक सेलफोन दूंगा, मैं आपको बाइक दूंगा। तो मुझे लगा कि ये तो फैंटास्टिक जॉब है। राइट। एंड ही सेड कि मेरा महीने में 8-10 दिन काम होता है, एंड बाकी दिन आप फ्री रहोगे। सो इट्स लाइक ए ड्रीम कम ट्रू टाइप वाला जॉब लग रहा था। तो मैं उनको असिस्ट करना चालू किया। और सो 3,000 सैलरी थी, तो उसमें सरवाइव करने में बहुत डिफिकल्ट होता था। ओके। तो जैसे मैं स्टेट एंट्री रोड है यहाँ पे नई दिल्ली के पास। तो वहाँ पे मैं एक टेंट वाले को जानता था, तो मैं वहाँ पे जा करके शादी घर में वेटरिंग कर लेता था, ओके। या लाइटें उठा लेता था। एंड उससे जो पैसा आता था, तो हम उससे जा करके चांदनी चौक से रोल खरीद करके लाते थे, क्योंकि सलाम बालक मुझे हर महीने 3 रोल देते थे, और ओके। उसके डेवलपिंग के खर्चे देते थे। बट वो 3 रोल बहुत जल्दी खत्म हो जाते थे, और मुझे हम्म। और रोल शूट करने होते थे, तो उसके लिए पैसे वगैरह नहीं होते थे। तो इस वजह से जाके ये सब काम कर लेता था, और कंटिन्यू फोटो खींचता था। सो 2007 में मैंने अपना पहला एग्जीबिशन लगाया स्ट्रीट ड्रीम्स के नाम से। सो जब मैं स्ट्रीट ड्रीम शूट करना चालू किया था 2005 में, और जब मुझे लगा था कि कि किसी स्टोरी पे फोटो खींचना है, तो मेरे पास ना किराया वगैरह नहीं होता था कहीं जाने के लिए कि मैं कहीं पे जा करके शूट कर सकूं, या तो मेरे उस तरीके का कोई फ्रेंड सर्कल नहीं था कि मैं कुछ और शूट कर सकूं। तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं अपनी लाइफ स्टोरी शूट करूं कि मैं स्ट्रीट में कैसे रहता था। तो ओके। और मैं जब स्ट्रीट पे था तो मैं 18 साल से कम उम्र का था। तो फिर मैं जा करके इन बच्चों को शूट करना चालू किया कि कि जब मैं स्ट्रीट पे रहता था तो मैं कैसे रहता था। तो बेसिकली जब आप इन फोटोज को देख रहे हो, तो एक तरीके से आप मुझे देख रहे हो कि कि मैं स्ट्रीट में इस तरीके से राइट। रहता था। राइट। राइट। सो जैसे मैं ट्रैक पे मैं जब वॉक करता था, तो मेरे पास ऐसे प्लास्टिक के बैग्स होते थे, और मैं इसमें वो पानी की बोतल वगैरह कलेक्ट करता था, एंड फिर उसमें ठंडा पानी भर के हम राइट। उनको बेचते थे। हम्म।
इसके बाद आपने स्ट्रीट ड्रीम्स के बाद आपने और एक एल्बम शूट किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, होम स्ट्रीट होम। सो स्ट्रीट ड्रीम के बाद एक्चुअली मैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर शूट किया था। यस, सो राइट। जैसे मैंने सो ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के पिक्चर है। तो जैसे क्या था कि एक वर्ल्ड वाइड फोटोग्राफी कंपटीशन हुआ था और ओके। मेरा नाम किसी ने नॉमिनेट किया था इसमें। तो उन्होंने पूरे वर्ल्ड से 4 फोटोग्राफर चुने थे और मैं एक इंडिया से था। तो उन्होंने मुझे 6 मंथ के लिए न्यूयॉर्क बुलाया था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का रिकंस्ट्रक्शन शूट करने के लिए। ओके। ओके। तो मुझे हफ्ते में एक दिन जाने का परमिशन था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साइट पे, और 2 घंटे के लिए, मतलब बहुत ज्यादा टाइम के लिए नहीं। राइट। तो जब मैं न्यूयॉर्क गया था तो मेरे लिए लाइक एक डर था कि कि मैं न्यूयॉर्क में कैसे लोगों से बात करूंगा, मुझे अंग्रेजी नहीं आती है, तो बहुत डरा हुआ सा, कॉन्फिडेंस लेस फील करता था। और जब मैं न्यूयॉर्क गया और थोड़ा टाइम रहा, एंड वहाँ पे मैं आईसीपी में डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफी का कोर्स भी किया 6 मंथ का। तो वहाँ पे क्लास में जो लोग आते थे वो अलग अलग कंट्रीज से थे और सभी कोई ढंग की इंग्लिश नहीं बोल पाते थे, टूटी फूटी इंग्लिश बोलते थे। ओके। तो वहां से कॉन्फिडेंस आ गया था कि कि आपकी अंग्रेजी जैसी भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एंड एंड ऑफ द डे मैटर ऑफ कि आपका पिक्चर कैसा दिखता है, पिक्चर आपकी क्या कह रही है। तो राइट। न्यूयॉर्क ने मुझे काफी कॉन्फिडेंस दे दिया था। मैं 6 मंथ रहा था वहाँ पे, ओके। एंड बहुत कॉन्फिडेंस दे दिया था कि मैं अपने काम को कैसे एक्सप्लेन करूँ, मैं किस तरीके से डिस्कशंस करूँ अपने काम के बारे में। तो ये कॉन्फिडेंस आ गया था न्यूयॉर्क में। तो मैं 6 महीने था वहाँ पे, फिर मैं 6 मंथ के बाद वापस इंडिया आया। और हमारे सलाम बालक में एक अवार्ड प्रोग्राम चलता था, इंटरनेशनल अवार्ड फॉर यंग पीपल, और मैं उसका गोल्ड अवार्ड होल्डर था। तो उस नाइस। प्रोग्राम के थ्रू मुझे लंदन बुलाया था प्रिंस एडवर्ड के साथ लंच करने के लिए, बकिंगम पैलेस। वाओ, दैट इज सो अमेजिंग। सो ये प्रिंस के साथ मेरी ओके। फोटो है। ओके। उसके बाद 2011 में मैं और मेरा एक फ्रेंड है, चंदन नाम है उसका, हम दोनों ने मिल करके एक लाइब्रेरी स्टार्ट किया था दिल्ली में, रंग ओपन लाइब्रेरी। तो इसमें हमने क्या किया था कि हमने जितने बड़े फोटोग्राफर हैं हमने उनसे अप्रोच किया था कि वो हमें फोटोग्राफी बुक डोनेट करें, और ओके। सभी को हमें डोनेट करने के लिए एग्री हुए थे जितने लोगों को हम जानते थे। तो हाँ। हमारे पास काफी बुक्स इकट्ठे हमने किए थे डोनेशन में मांग के। और ओके। हम एवरी अल्टरनेट संडे को इस तरह से लाइब्रेरी करते थे और एक छोटा गेट टुगेदर राइट। करते थे और फोटोग्राफी के ऊपर डिस्कशंस करते थे एंड बुक शेयर करते थे लोगों के साथ। ओके। साथ में हम वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करते थे। तो जब भी हम वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करते थे तो अपने साथ कुछ फोटोग्राफी बुक्स लेकर के जाते थे वहां पे लोगों के साथ शेयर करने के लिए। राइट। तो मैं आपको थोड़ा फोटोग्राफर के पर्सपेक्टिव से कुछ पूछना चाहता हूँ। मतलब आपको कैसे पता लगता है कि ये बहुत अच्छी फोटो, आपके लिए एक अच्छी फोटो कौन सी है? सो ना मैं अच्छी फोटो पे नहीं जाता हूँ, लाइक मैं डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफर हूँ। तो मैं लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में काम करता हूँ। तो हम फोटोज के थ्रू स्टोरी कहने की कोशिश करते हैं। तो राइट। हम एक एक सब्जेक्ट पे काफी टाइम तक फोटो खींचते हैं, ओके। एंड उसमें से फिर कुछ फोटो हम सेलेक्ट करते हैं और उनको हम लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो सुंदर फोटो वाले पर्सपेक्टिव से हम नहीं शूट करते हैं, हम शूट करते हैं कि ये सब्जेक्ट है मेरा, ओके। और जब मैं इस फोटो को खींच रहा हूँ तो लोगों का ध्यान इस सब्जेक्ट पे जाना चाहिए, ना कि ब्यूटी पे और ना कि उसके बाकी चीजों पे। राइट। जो मेरा सब्जेक्ट है ध्यान उस पे जाना चाहिए, तो उस पर्सपेक्टिव से खींचता हूँ। इफ यू सी लाइक देयर बहुत सारे फोटोग्राफर्स आजकल बाहर आ रहे हैं, बट कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास वो स्किल है फोटोग्राफी की, बट उनके पास एक एक्सक्यूज भी है कि मेरे पास पैसे नहीं है एक अच्छा कैमरा लेने की। हम्म। तो आपका कुछ एडवाइस उनके लिए, जैसे कि आपने खुद स्टार्ट किया था एक कोडेक कोडक कैमरा से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो नहीं, इट्स वेरी सिंपल कि अगर आपके पास चीजें नहीं है तो आपको अपनी स्टोरी कहनी है, ठीक है। और स्टोरी कहने के लिए आपको जरूरी नहीं है कि आपको बिल्कुल हाई प्रोफाइल कैमरा ही चाहिए, ठीक है। राइट। अगर मैं कोडेक कैबिटेन से स्टोरी बोल सकता हूँ तो फिर जो मोबाइल कैमरा है वो उससे 100 गुना बेटर है, राइट। ट्रू। ठीक है। तो आप अपनी स्टोरी उससे भी कह सकते हो। और आजकल जैसा अगर अगर आप फोन फोटोग्राफी में देखोगे, आप गूगल करके देखोगे तो बहुत सारे ग्रांट्स है फोन फोटोग्राफी के लिए, ठीक है।
आप राइट, अगर अच्छे से काम करते हो तो आपको फ़ोन फ़ोटोग्राफ़ी से भी ग्रांट्स मिलते हैं, आप फ़ोन फ़ोटोग्राफ़ी से भी प्राइज़ जीत सकते हो, आप फ़ोन फ़ोटोग्राफ़ी से किताब बना सकते हो, बुक बना सकते हो। तो बहुत सारे अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, बट मेहनत उनको खुद से करना पड़ेगा। मतलब कोई आ करके आपको ये चीज़ें नहीं बताएगा, बट अगर खुद से लगा रहेगा, तो अपने आप उसको सराउंडिंग में कोई ना कोई वैसा टकरा जाएगा, एंड जब वो उस फील्ड में काम करेगा ना, तो ऑटोमेटिकली कोई ना कोई टकरा जाएगा और उनको चीज़ें पता चल जाएगी। मैंने भी काम किया, तो मुझे अपने आप ही मेरे मेंटोर टकरा गए, बाकी लोग टकरा गए, ठीक है? और लोग सपोर्ट भी करने करने लगे और कुछ लोग पीछे भी खींचने लगे, बट मैं काम करते गया और ऑटोमेटिकली चीजें होती चली गई। राइट, राइट। ऐसे ही और एक सवाल आया मेरे दिमाग में, अगर आपका रिजल्ट 10th में अच्छा होता, क्या आप फोटोग्राफर बनते? अच्छा नहीं होता, मुझे पता था, क्योंकि मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं था। ओके, ओके। मतलब मुझे यही तो जानना ये था कि है। बट बहुत। अगर मैं फोटोग्राफी नहीं करता, तो मैं किसी ऑफिस में जो फील्ड बॉय का काम नहीं होता, मैं उस तरह का कुछ कर रहा होता शायद, ओके। जो मेरे अभी सलाम बालक के बाकी और बच्चे करते हैं इधर उधर। राइट, अभी आपकी लाइफ, मतलब जब आप देखते हैं कि आप कहाँ से कहाँ आ गए, कभी लगता है कि आगे आप क्या करना है? सो हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है, जैसे आप जैसे जैसे काम करते जाते हो, और ठीक है, आप देखते हो कि आपके काम को लोग फॉलो कर रहे हैं, चीजें देख रही है, तो फिर आप कोई मीडियोकर वर्क प्रोड्यूस नहीं कर सकते हो। सो आपको अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी का फिर एहसास होना चाहिए कि राइट, कि अगर कोई मेरे काम को देख रहा, कोई मेरे काम चीजें देख रही है, मैं चाहता हूँ कि मैं एक प्रोफेशनल लेवल पे लोग मुझे देखें, तो मैं कोई मीडियोकर चीज प्रोड्यूस नहीं कर सकता, मैं कोई मीडियोकर फोटोग्राफी मतलब बिना सोचे समझे कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरा कहने का ये मतलब है। तो राइट, ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से बहुत सोचना भी पड़ता है, और उस हिसाब से फिर काम करना पड़ता है। तो बस काम करते जा रहा हूँ, और ऐसा कुछ प्लान नहीं है कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए, क्योंकि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, जो भी है मेरे पास एक्स्ट्रा है। ओके। ठीक है, तो मेरे को कुछ भी डर नहीं है कोई कि ये खो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, सब कुछ एक्स्ट्रा है मेरे पास। राइट, राइट, राइट। तो हाँ, अपनी फिर वो होम स्वीट होम की कहानी बताइए, मुझे उसके बारे में बहुत जानना था। सो होम स्ट्रीट होम से पहले हम्म। जैसे मैं 2013 में नेशनल ज्योग्राफी चैनल ने पहली बार एक फोटोग्राफी रियलिटी शो ऑर्गेनाइज किया, ओके, मिशन कवर शॉट के नाम से। ओके, एंड वो हम 8 फोटोग्राफर को सेलेक्ट करके श्रीलंका लेकर के गए। सो ये रियलिटी शो था, तो हर एपिसोड एक फोटोग्राफर शो से बाहर निकल जाता था। ओके। तो जैसे हमें हर एपिसोड में टास्क दिया जाता था, कैप्शन दिया जाता था, उसके अकॉर्डिंग हम फोटो खींचते थे, और उसके बाद जज डिसाइड करता था कि हम नेक्स्ट शो में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तो ये टोटल 10 एपिसोड का शो था, और मैं 9th एपिसोड में शो से बाहर निकला, और मैं इसमें टॉप 4 में था। ओके। और जब मैं श्रीलंका से वापस आया, उसके बाद सेम ईयर 2013 में मेरी लाइक पहली फोटोग्राफी बुक आई, होम स्ट्रीट होम के नाम से। राइट, और इस बुक का नाम होम स्ट्रीट होम इस वजह से रखा था, क्योंकि मैं पहले घर पे था, फिर मैं स्ट्रीट पे रहा, उसके बाद शेल्टर होम मेरे लिए घर बन गया था। तो इस वजह से बिकॉज इसमें मैं स्ट्रीट के बाद मेरे शेल्टर होम की लाइफ है। और अगर आप शेल्टर होम की लाइफ, जैसे मैं स्टार्टिंग में आपको कह रहा था कि मैं मिडिल राइट, क्लास एंड कलरफुल लाइफ, तो जो मेरे शेल्टर होम की फोटो है वो मैंने कलर में शूट किए थे, क्योंकि एक अंदाजा था कि मेरी शेल्टर होम की लाइफ कलरफुल रही है, मतलब स्ट्रीट वाली लाइफ मेरी ब्लैक एंड व्हाइट रही है। तो राइट, कहीं ना कहीं से मैंने उसको कनेक्ट किया हूँ, तो आप लाइक देख सकते हो कि हमारे सोने के लिए इस तरीके का बेड था, लॉकर्स थे, लॉकर्स में हम हमेशा अपने फेवरेट फोटोग्राफ, मतलब फेवरेट जिनको मैं राइट, पसंद करता हूँ उनके पोस्टर हम चिपका करके रखते थे। तो जैसे इन्होंने हीरोइन की पोस्टर चिपका के रखा है, तो मेरा जो लॉकर था उसमें सौरभ गांगुली के बहुत सारे फोटोज लगे हुए थे पूरे लॉकर में, अंदर के तरफ, क्योंकि मैं उनको बहुत एडमायर करता था। ओके, आप देख रहे हो, जैसे आप भी डिस्कस कर रहे थे ना कि सुंदर फोटोग्राफी, आप अगर देखो कि ये ब्लर है, अनफोकस्ड है, ठीक है, बट राइट, ये मेरे सेंटर होम की स्टोरी है। हम 50 बच्चे साथ में रहते थे, हमारी लड़ाई भी हो जाती थी आपस में साथ में। तो ओके, ऐसा नहीं कि कि बिल्कुल सब कुछ जैसा हम सोचते हैं कि स्मूथली होगा वैसा चल रहा लाइफ में, नहीं।
बट ये है कि जैसे ये अनफोकस्ड है, ब्लर है, बट ये कहानी कह रही है कि क्या हो गया था। राइट 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 राइट। जैसे हमारे शेल्टर होम में एक चीज बढ़िया था, क्योंकि हम हर धर्म के बच्चे वहां पे रहते थे, सो वी सेलिब्रेट एवरीथिंग। हर फेस्टिवल हम सेलिब्रेट करते थे, and बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते थे, चाहे ईद हो, दिवाली हो, होली हो, तो ये सब सब उसके पार्ट है। राइट। सो हम अपने अंडरवियर ही इस तरीके से सुखाते थे, क्योंकि हमें हर 6 महीने में 2 अंडरवियर और जो बाकी चीजें हमें मिलती थी, तो हम ओके। इस तरीके से सुखाते थे कि कोई बच्चा हमारा वो चोरी ना कर ले, दूसरा ओके। बच्चा। राइट, सब अपने अपने लॉकर में। हाँ, तो इसीलिए सभी को अपने अपने लॉकर में इस तरीके से सुखाते थे। रमजान है, ये अभी द पार्क होटल में काम करता है। ओके। ठीक है, फ्री टाइम में, क्योंकि जैसे छोटे बच्चे भी है, एंड छोटे बच्चे को एक प्यार की जरूरत होती है, मॉम वाली, फादर वाली। सो वो यहाँ पे वो चीज के जगह, जैसे बच्चे थोड़े दिन में पता चल जाता है कि उनको कैसे रहना है, तो दे एंजॉय देयर सेल्फ। बहुत टाइम जरूरी नहीं है कि स्टाफ ही उन्हें बोले कि तुम्हें ये खेलना है या ये करना है। तो कभी राइट। कभी बच्चे अपने आप ही खुद से चीजें एंजॉय करते हैं। ये हम्म। राजू कुमार है, 7 का ये लड़का है, अभी ये फुटबॉल कोच बन गया है। ओह वाओ। हम्म। These सो ये photos are होम really स्ट्रीट, amazing. थैंक यू सो मच। सो ये होम स्ट्रीट होम की मतलब इतनी फोटो मैंने डाला हूँ। तो ये ओके। बुक के बाद इंक टॉक है, जिसका मैं 2012 इंक फेलो था। इंक टॉक और एमआईटी ने मिलके मुझे 2014 में एक फेलोशिप दिया कि मैं थोड़े टाइम के लिए एमआईटी मीडिया लैब जाऊँ बोस्टन, और ओके। मैं थोड़ा सा कुछ फोटोग्राफी टेक्नोलॉजी सीखूं और अपने काम को इम्प्रूव कर सकूं। अमेजिंग तो अमेजिंग। फिर मैं थोड़े टाइम के लिए एमआईटी गया, थोड़ा एमआईटी में टाइम स्पेंड किया। फिर एमआईटी से जब मेरा टाइम वहाँ पे जितना भी था वो खत्म होने के बाद, इंक टॉक ने हमारे लिए एक रोड ट्रिप रखा था। ओके। एंड उस रोड ट्रिप में हमें काफी सारे जगहों पे एज ए मोटिवेशनल टॉक देने के लिए लेकर के गया था। सो लाइक दे टेक अस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, दे टेक अस गूगल हेडक्वार्टर, फेसबुक हेडक्वार्टर, वर्ल्ड बैंक, राइट पेंटागन, व्हाइट हाउस। राइट सो राइट। इन सब जगहों पे इट्स लाइक जगहों पे जाके टॉक देना, इट्स गिव लॉट्स ऑफ कॉन्फिडेंस आल्सो। तो मुझे अपने आप को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प हुआ है ये सब चीजें, राइट। कि जितना ट्रैवल किया हूँ काफी सीखा हूँ। आपको हमेशा से आपके माइंड में ये चीज था क्या कि मैं तो कुछ करूंगा, मैं लाइफ के साथ कुछ अच्छा करूंगा ही, मतलब इतनी स्ट्रांग फीलिंग थी हमेशा से? नहीं ऐसा, मैं जिस तरीके का घर से आता हूँ और फिर शेल्टर होम में रहा हूँ, तो बड़े ड्रीम तो नहीं देख सकता था। बट क्या है ना कि मुझे मेंटोर अच्छे अच्छे मिल गए हर मोड़ पे, राइट। और उन मेंटोर्स ने मुझे ना भटकने नहीं दिया इधर उधर। हम्म। और साथ में मेरा जो अपने जैसा मतलब मैं जहाँ पे बड़ा हुआ सलाम बालक ट्रस्ट में, वो हमेशा खड़ा रहा हर मोड़ पे मेरे साथ। ओके। अमेजिंग। ठीक है, तो कभी भी कुछ भी दिक्कत आई एकदम खड़ा है, ऑलवेज रेडी की सपोर्ट के लिए या किसी भी चीज के लिए। एंड स्टिल लाइक अभी भी लॉकडाउन में सलाम वाला, नॉट ओनली मी, सारे बच्चों से लाइक मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ एलुमनाई ग्रुप का, एंड हम खुद सपोर्ट कर रहे हैं। तो राइट। हमें ट्रस्टी ने फ्री हैंड दिया कि हम एलुमनाई फंड में इतना दे रहे हैं, एंड आप देखो कि आपको ये पैसा जो नीडी लगता है, जो आपको कॉल करता है, आप उनको दो। और ओके। राशन हमारे पास है, और राशन जिसको चाहिए, राशन के लिए किसी को मना नहीं है। तो हम वो काम कर रहे थे लॉकडाउन में। हमारे पास बच्चों के कॉल आते थे कि उनको ये चाहिए वो ये चाहिए। तो सलाम वाला इज ऑलवेज स्टैंड बिहाइंड अस कि ओके। कि आप अपने आप को कमजोर मत समझो, हम हैं आपके साथ। राइट तो वो बहुत कॉन्फिडेंस देता था। राइट राइट राइट। और मैंने वो भी देखा था कि आपकी कुछ फोटोज की वजह से कुछ बच्चों का भी बहुत अच्छा हो गया। जैसे देयर वाज वन किड आई गेस जिसको किसी गांव का सरपंच बनना था। हाँ, यस। तो मैं एक्चुअली इसके बाद आने वाला था इस स्टोरी पे, या कि प्लीज। अभी तक जो मेरी स्टोरी थी कि कि जो भी मैं किया अपने आप को डेवलप करने के लिए किया, ठीक है। राइट। एंड मैंने स्कूल में क्लास 7th 8 में आई थिंक मेरे टीचर ने हमारे क्लास से पूछा था कि आप देश की तरक्की में कैसे योगदान दे सकते हो।
तो हम्म। हमारे पास जवाब नहीं था, तो टीचर ने कहा कि सबसे पहले आप अपनी तरक्की करो, तो आप खुद तरक्की कर लोगे तो देश से एक गरीब कम हो जाएगा, एंड देन उसके बाद आप दूसरों के लिए सोचना। तो राइट। 2014 तक जो मैं चीजें कर रहा था वो मैं अपने आप को डेवलप करने के लिए कर रहा था। फिर ओके। मैंने कुछ इनिशिएटिव किया जिससे फोटोग्राफी के थ्रू मैंने लोगों को सपोर्ट किया, तो उसमें से एक है जनवार कैसल। सो एक जर्मन लेडी और तीन इंडियन लोगों ने मिलके एक स्केट पार्क बनाया एमपी में। ओके। तो वहाँ पे लाइक आदिवासी बच्चे और यादव दो ही कास्ट के लोग रहते हैं इस गांव में, और ओके। वहाँ पे ये बच्चे स्केटिंग करते हैं। तो मैं 2015 में इनसे जुड़ा, और मैं यहाँ पे जा करके हर 3 महीने 4 महीने में जा करके फोटोज खींचना चालू किया यहाँ पे। ओके। ओके। तो मैं काफी इंजॉय करता था यहाँ पे जा करके फोटो खींचना, बिकॉज एक टाइप का पॉजिटिव वाइब्स आता था, एक एनर्जी सा फील होता था, एंड बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने में बहुत मजा आता था, खुद का बचपन याद आता था। तो राइट। तो उसके बाद फिर मुझे हमने लगा कि इन बच्चों को लोग कैसे जाने। तो हमने सोचा कि हम एक कैंपेन करते हैं, और उस कैंपेन का नाम हमने रखा रूरल चेंज मेकर्स। राइट। और फिर हमने क्या किया कि जो बच्चे लाइफ में करना चाहते हैं या हाँ। जो उनकी प्रॉब्लम है, उनकी बातें हमने स्केट बोर्ड पे लिख दिया, और उनका हमने विलेज में फोटो खींचा। सो ये अंकुश है, जैसे इनकी ओके। मैं देश की सेवा करूंगा। सीमा साइन के हमारे स्कूल में पंखे होने चाहिए, और इसको हम फिर सोशल मीडिया पे शेयर करना चालू किए। तो ओके। जब मैंने सीमा का ये फोटो शेयर किया तो मेरा एक दोस्त है, प्रिंटर है, सतपाल नाम है, उसने इस स्कूल के लिए पंखे डोनेट कर दिया, तो लाइक स्कूल में पंखे लग गया। दैट इज सो अमेजिंग। थैंक यू। सो देयर इज अनदर गाय गोविंद, सो ही सेइंग कि मैं गांव का सरपंच बनना चाहता हूँ। एंड जब मैंने इस फोटो को शेयर किया अपने सोशल मीडिया पे, तो मेरे एक ट्रस्टी है, संजय रॉय नाम है उनका, हाँ। एंड ही शो दिस पिक्चर एंड ही सेड कि विक्की कैन यू सेंड मी दिस बॉयज डिटेल, इस लड़के का डिटेल भेजोगे मुझे। तो फिर मैंने इसका सारा बायो वगैरह भेजा उनको, एंड उन्होंने फिर इनको 2 लाख रुपए की स्कॉलरशिप दी आगे पढ़ने के वाओ। लिए। वाओ। अमेजिंग। सो उसके बाद लाइक द सेम विलेज, जो ऑर्गेनाइजेशन थी जनवार कैसल, उन्होंने मुझे कहा कि गर्मी के टाइम में यहाँ पे पानी की काफी दिक्कत होती है, गांव वालों को 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है ड्रिंकिंग वाटर के लिए। तो ओके। उन्होंने कहा कि इसका एक सॉल्यूशन है, बट उसके लिए ना हमें 8 लाख रुपए चाहिए। और तो मैंने उनको बोला कि ऐसे तो हमें लोग पैसा नहीं देगा इतना कोई भी, बट हम हम्म। एक काम कर सकते हैं कि स्केट पार्क के फोटो जो मैंने खींचा हूँ ना, उसके कुछ फोटो का हम एक सिलेक्शन बना के एज ए एडिशन प्रिंट हम लोगों को अप्रोच करते हैं कि वो हमारा प्रिंट खरीदे, और हम उससे ये वाटर इनिशिएटिव करेंगे। तो ओके। हमने कुछ फोटो बेच करके हमने 8 लाख रुपए इकट्ठे किए, और उससे वहाँ पे उन्होंने एक डीप बोरिंग करवाया, और एक प्लेटफॉर्म बना के वहाँ पे ये टंकी लगाया, फिर वहाँ पे ये सोलर पैनल का सेटअप वाओ। लगाया जिससे वो वाओ। मोटर चलता है। और लाइक अब यहाँ पे 24 घंटे पानी अवेलेबल है। तो ये अमेजिंग। कंट्रीब्यूशन है लाइक ये मेरे फोटोग्राफी के थ्रू। अमेजिंग। अमेजिंग। फिर ऐसा एक दीवार बना के उसमें ये नल के फिट कर दिए 4, तो यहाँ पे बच्चे आके पानी पीते हैं, नहाते हैं, गांव वाले यहाँ से पानी भर के लेकर के जाते हैं। अमेजिंग। दिस इज एक्चुअली रियली ग्रेट। आपकी फोटोग्राफी की जर्नी बाकी लोगों को भी बहुत मदद कर रही है। थैंक यू। सो उसके बाद उसी गांव में ये सचिन करके लड़का था, सचिन आदिवासी नाम है इसका। ओके। तो मैं जब भी फोटो खींचता था स्केट पार्क में, तो ये हमेशा सर पे एक कपड़ा बांध के साइड में बैठा रहता था, खेलता नहीं था। फिर 2018 में मैं फोटो शूट कर रहा था और ये मेरे साथ साथ घूम रहा था। तो मैंने सचिन से पूछा कि तुम्हारे ये घाव अभी तक ठीक क्यों नहीं हो रहे। ओके। तो मैंने इसके मम्मी से जा करके पूछा कि सचिन को आपने डॉक्टर को दिखाया, क्या कहा। तो उन्होंने कहा कि वो कभी हॉस्पिटल लेके गए नहीं है इनको। ओके। तो ओके। मैंने फिर सचिन का ये फोटो खींचा वहां पे, और फिर मैं दिल्ली आकर के इसका एक कोलाज बनाया, एंड इसके बारे में मैंने थोड़ा सा लिखा कि इसका नाम सचिन आदिवासी है, हाँ। और इसको ये जख्म हो रखे हैं पिछले 5 साल से, और ये हॉस्पिटल नहीं गया है दिखाया कभी भी। तो अगर कोई इसकी मदद करना चाहे तो मुझे इनबॉक्स करे। तो राइट। एक विवेक गुप्ता करके है, उनका तुरंत ही कॉल आ गया, पोस्ट डालने के 10 मिनट के अंदर ही कॉल आ गया, एंड ही ओके। सेड कि
मैंने तुम्हारा पोस्ट देखा अभी, तो तुम सचिन का इलाज कराओ और इसका जो भी खर्चा आएगा मैं सारा उठा लूंगा। तो ओके। फिर सचिन को दिल्ली लेकर के आया, इसका एम्स में इलाज चला। एंड सचिन अब बिल्कुल ठीक हो गया। सचिन अब रेगुलर स्कूल जा रहा है। वाओ वाओ वाओ, अमेजिंग। उसके बाद रिसेंटली मैं ना सेव द चिल्ड्रेन के लिए एक असाइनमेंट कर रहा था। ओके और तो मैं जब पहला असाइनमेंट था मेरा सेव द चिल्ड्रेन के लिए, और मैं जमा मस्जिद के पास शूट कर रहा था उर्दू पार्क में। तो ओके। मैंने इस फैमिली को देखा कि ये रिक्शे पे वहां पे रहती है और इस तरीके से सरवाइव करती है। तो मैंने ये फोटो खींचा और मैं शाम को आकर के अपने सोशल मीडिया पे इसको शेयर किया, इनके पूरे नाम डिटेल्स के साथ। सो मेरी एक फ्रेंड है, सिलिकॉन वैली में रहती है, राजेश्वरी कनन नाम है उनका। ओके। तो उन्होंने मुझे रात को ही कॉल किया ये फोटो देख करके कि उन्होंने कहा कि विक्की मैं अभी जस्ट सो के उठी हूँ, मैंने तुम्हारा फोटो देखा फेसबुक पे कि वो फैमिली स्ट्रीट पे भी इतना खुश है, तो मैं इनकी क्या मदद कर दूं कि ये स्ट्रीट पे ना रहे थोड़े से पैसे में। तो मैं फिर नेक्स्ट डे इस फैमिली के पास गया, मैं इनसे दोबारा ढूंढा इनको। तो मैंने इनसे, ये मुझे मिल गए ढूंढ के। तो मैंने इनसे पूछा कि मेरी एक दोस्त आपकी मदद करना चाहता है थोड़े से पैसे में, तो आपकी क्या मदद कर दें कि आप सड़क पे ना रहो, किराए के घर पे रहो। तो राइट। उन्होंने कहा कि हम ओरिजिनली राजस्थान धौलपुर से हैं, तो आप हमें वहाँ पे एक छोटा सा परचून की दुकान खोल दो, हम वापस चले जाएंगे। तो ओके। राजेश्वरी ने मुझे 50,000 रुपए दिए और मेरे 15,000 रुपए खर्च हुए। सो ओके। 65,000 में उनका मैंने ये दुकान खुलवा दिया वहाँ पे वाओ। राजस्थान धौलपुर में। सो ये फैमिली वापस चली गई वहाँ पे, ये दुकान वो चला रहे हैं, और इनके बच्चों का मैंने स्कूल में नाम भी लिखवा दिया वहाँ पे। सो वो बच्चे वहाँ पे रेगुलर स्कूल भी जा रहे हैं। कमेंडेबल, रियली अमेजिंग। थैंक यू। आप सो जितने उसके बार बाद फोटोज स्लाइड कर रहे हो उतनी फोटोज मुझे देख के खुशी हो रही है। थैंक यू। उसके बाद मैं 2016 में फोर्ब्स एशिया 30 अंडर 30 लिस्ट में यस। आया था आर्ट्स कैटेगरी में। यस यस। और फिर मैं वोग मैगजीन के 40 अंडर 40 लिस्ट में आया था। राइट। और उसके बाद मैं एक बुक किया था, हमारे जो एक्स चीफ मिनिस्टर थी श्रीमती शीला दीक्षित जी। राइट। तो उनको एक बुक करना था कि उन्होंने पिछले 15 साल में क्या काम किया है दिल्ली में। तो उन्होंने मुझे एक लिस्ट दिया था। एंड इस बुक के लिए 95% फोटो मैंने शूट किया है, 5% फोटो हमने इधर उधर से ओके। यूज किया था। तो ये बुक का नाम है दिल्ली मेरी दिल्ली। और मतलब मुझे काफी अच्छा लगा था ये बुक शूट करने में, क्योंकि मुझे ना सारा नेम फेम मुझे दिल्ली ने दिया है। तो राइट। मुझे दिल्ली से प्यार है। दिल और वालों की दिल्ली। हाँ, दिल वालों की दिल्ली। तो ये मेरा रिसेंट काम है। ये काम कोची बिनाले में लगा था, दिस स्कार्डलैंड्स न्यू माउंटेन्स के, पहले वडेरा आर्ट गैलरी में लगा था। तो ये मैं काफी टाइम से माउंटेन्स पे काम कर रहा था कि जो पहाड़ों पे अर्बनाइजेशन हो रहा, और तो पहाड़ों का लैंडस्केप अब कैसे बदल रहा है। कि जैसे जब हम छोटे थे और जब हम पहाड़ों का नाम सुनते थे तो हमारे दिमाग में एक सुंदर सी इमेज बनती थी कि पहाड़ ऐसा है। और जो मैंने फोटोज खींचा हूँ वो मैं ये दिखाने की कोशिश किया हूँ कि जो आने वाला जनरेशन है, राइट। जब मैं भी वो पहाड़ इमेजिन करेगा तो मैं भी इस तरीके का फोटोज उनके दिमाग में आएगा। राइट राइट राइट। दिस ब्यूटीफुल। थैंक यू। सो उसके बाद फिर मैंने काफी टाइम पहले मैंने trulymadly.com के लिए एक उसी तरीके का स्टोरी स्टीरियोटाइप शूट किया था। ट्रूली राइट। मैडली उस समय नया नया आया था। एंड ओके। उनको एक ऑनलाइन ऐसा कुछ इनिशिएटिव चलाना था, तो वो मैंने सारा शूट किया था कि लोगों के स्टीरियोटाइप क्या होते हैं। राइट राइट राइट। दिस ऑल आर फॉर ट्रूली मैडली, राइट? यस, ऑल फॉर ट्रूली मैडली। अमेजिंग। दिस इज रियली नाइस। थैंक यू। तो इसी बीच में मुझे एक एक सवाल पूछना था आपसे। यस। तो या दिस इज एक्चुअली उन लोगों के लिए हु आर एक्चुअली ट्राइंग टू गेट इनटू द फोटोग्राफी फील्ड। कोई कैसे स्टार्ट करेगा, लाइक फ्रॉम द बॉटम? इट्स वेरी सिंपल। जैसे हम कुछ भी चीज स्टार्ट करते हैं, अगर हम कोई गेम भी स्टार्ट करते हैं
राइट। लाइक अगर हमें क्रिकेट खेलना पसंद है तो हम पहले बैट को पकड़ते हैं, फिर हमें प्रैक्टिस करते हैं उस पे, एंड फिर हम मैच खेलना चालू करते हैं। तो उसी तरह से मीन्स फोटोग्राफी कि आप कैमरा लिए या आपके पास सेल फोन है, ठीक है, आप उसी से फोटो खींचना चालू किया। करियर और वाइज कैसे आगे हाँ, बढ़ना है? करियर वाइज टाइम लगता है, मतलब इट्स नॉट कि क्विकली हो जाएगा कि आपने फोटो खींचना चालू किया और ये कोई जादू की मशीन है कि आप तुरंत आपका करियर बन गया। इट्स नॉट लाइक दैट, कि राइट। आपको हर चीज में टाइम देना पड़ता है। ट्रू। एंड आई थिंक मुझे लगता है कि अगर फोटो भी खींचते हो तो स्टार्टिंग में आपको एटलीस्ट 4-5 साल देना चाहिए, एंड देन उसके बाद आप डिसाइड करो कि आपको फोटोग्राफी रिटर्न दे रहा है या नहीं दे रहा। बट 6 मंथ में अगर आप सोचने लग गए कि मुझे इससे कुछ हो नहीं रहा, तो आप किसी भी राइट। फील्ड में फिर आप चाहे आप डॉक्टरी कर लो या आप इंजीनियरिंग कर लो, आप 6 महीने में थोड़ी इंजीनियर बन जाओगे। राइट। तो राइट। आप टाइम दो, एंड आप चीजें देखो, आप फोटोग्राफी हिस्ट्री पढ़ो, आप फोटोग्राफी का कहीं पे अगर पढ़ाई हो रही है तो वो पढ़ाई करो, कोर्स करो, डिप्लोमा करो, एंड धीरे धीरे चीजें आप सब कुछ आपको पता चल जाएगा। राइट। राइट। सो आई हैव लाइक टू मोर लास्ट टू क्वेश्चंस फॉर यू। एक हाँ, तो आपकी तरफ से पेरेंट्स के लिए कोई एडवाइस जो अपने बच्चों को कि लेट योर किड्स डू व्हाट दे वांट टू डू, उनका उनके ऊपर पीयर प्रेशर ना डालें। आई थिंक ये काफी हद तक चेंज हुआ है, मैं बोलूंगा, क्योंकि आज से 10 साल पहले जैसा सिचुएशन था कि पेरेंट्स सोचते थे कि डॉक्टर इंजीनियर ही बने बच्चे, बट आजकल के पेरेंट्स मैंने देखा हूँ कि काफी ओपन है एंड बच्चों को अपॉर्चुनिटी देते हैं। क्योंकि राइट। हम वर्कशॉप वगैरह करते हैं ना, तो काफी सारे बच्चे आते हैं हमारे वर्कशॉप में, एंड राइट। वो खुद खुद से नहीं आते, ऑफकोर्स उसके मॉम डैड पैसा देते हैं तभी वो आते हैं हमारे वर्कशॉप अटेंड करने के लिए। सो राइट। नॉट ओनली हमारा, बट और भी इतने सारे लोग वर्कशॉप कराते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज कराते हैं, उसमें आते हैं। तो मुझे लगता है कि ये लोग मतलब मॉम डैड ओपन हुए हैं और आने वाले टाइम में और ओपन होते चले जाएंगे एंड फ्रीडम देंगे। तो राइट। जैसे जैसे कहते हैं ना कि एजुकेशन सिस्टम ठीक होगा तो लोग ओपन होकर के सोचेंगे एंड चीजें सपोर्ट करेंगे, तो वो धीरे धीरे हो रहा है। राइट। राइट। एंड वन लास्ट क्वेश्चन, स्ट्रीट से लेके प्लेटफॉर्म से लेके शेल्टर होम, और आज आप लाइक यू आर वन ऑफ द फाइनेस्ट डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफर्स ऑफ दिस नेशन। आपने बहुत कुछ देख लिया। एंड देयर आर पीपल जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं एंड दे आर फीलिंग कि यार नहीं हो पा रहा है मेरे से, उनके लिए कुछ? सो उनको कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए स्ट्रगल के बाद जब चीजें मिलती है ना तो वो बहुत लंबे टाइम तक आपके साथ टिकी रहती है। राइट। तो अगर आप उससे हार मान जाओगे और आप चाहोगे कि तुरंत चीजें मिल जाए तो फिर वो ज्यादा दिन टिकेगा नहीं। तो इट्स बेटर कि आपको भले लेट मिले बट मिलेगा जरूर। ऐसा नहीं कि हर किसी के मतलब लाइफ में लिखी हुई होती है चीजें कि आप अगर टिके रहो तो आपको जो मिलना है लाइफ में वो आपसे कोई छीन के नहीं लेके जा सकता है। राइट। बट आपको उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। तो जब मैंने अपने बॉस को ज्वाइन किया था एंड मेरे बॉस ने कहा था कि आप 3 साल से पहले मुझे छोड़ नहीं सकते हो, तो मैंने उनसे पूछा था कि क्यों। तो ही सेड कि जैसे अगर आप 6 महीने में छोड़ के चले जाओगे तो आप जब अपना शूट करोगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं ये लाइट कहाँ से लगाऊं, ये कैसे करूं, आप कंफ्यूज से हो जाओगे। ओके। ठीक है, तो आपको चीजें मुझे समझाने में 1 साल तक लगेगा। तो उसका अगर मैं 1 साल आपको दे रहा हूँ तो मुझे उसका कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए। राइट। राइट। ठीक है, एंड मुझे बहुत अच्छा लगा उनकी ये बात, एंड मैं उनको असिस्ट करना चालू किया, एंड आई एम स्टिल असिस्टिंग। लाइक अभी भी उनका कोई बड़ा शूट आता है मुझे, उनके पास अगर कोई बड़ा शूट आता है वो मुझे काफी पहले बता देते हैं और मैं अभी भी जाके उनको असिस्ट कर लेता हूँ। अमेजिंग। अमेजिंग। तो वो एक बॉन्डिंग बनी। ठीक है, वी नो ईच अदर। ठीक है, और हमें पता है कि मेरे बॉस अगर ऐसा शूट करते हैं उनको कैसा लाइट सेटअप चाहिए, क्या चाहिए। तो राइट। दैट्स व्हाई ही इज अ वेरी कॉन्फिडेंस कि विक्की आएगा तो बस उसको मुझे बताना है कि ये शूट है एंड उनको राइट। आकर के शूट करना है सिर्फ। राइट। तो वो आपको प्रैक्टिस से आएगा। तो इसीलिए जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेगा तो प्रैक्टिस से अपने आप चीजें इंप्रूव हो जाएगी और वो अपने काम को बहुत अच्छे से कर पाएगा। अमेजिंग। अमेजिंग। लास्ट मैं एक स्लाइड शेयर करूंगा श्योर। श्योर। कि
तो मैंने जब मतलब प्रेजेंटेशन स्टार्ट किया था अपने घर के फोटोज के साथ, तो मैंने फिर 2016 में अपने मम्मी को ये घर गिफ्ट किया हूँ। वाओ वाओ। तो मतलब पहले हम नाना नानी के दिए हुए एक रूम में रहते थे, तो हमारे पास अपना घर नहीं था। तो अब फाइनली हमारे पास लाइक अपना घर है। एंड इट्स अ ब्यूटीफुल हाउस। थैंक यू। सो यस, ये जर्नी थी फोटोग्राफी के थ्रू। और बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी थी, थैंक बहुत यू ही सो ज्यादा। मच। एंड आई होप लाइक लोग सुने एंड दे गेट इंस्पायर्ड कि यार मूवी में जैसा होता है रियल लाइफ में भी होता है। हाँ, आई थिंक सो। बस काम करते रहना चाहिए और चीजें आपको अपने आप मिल जाएगी, बड़े थोड़ा लेट मिले जल्दी मिले, बट मिलेगा जरूर। तो पॉजिटिव थॉट के साथ काम करना चाहिए, और थोड़ा सा मतलब पेशेंस रखना चाहिए। राइट राइट राइट। अमेजिंग अमेजिंग। सो थैंक यू सो मच विकी, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू एंड बहुत ही मजा आया, बहुत ज्यादा। चलिए, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट आपके आगे के और टॉक्स के लिए एंड थैंक यू सो मच, इस थैंक यू सो मच। इनिशिएटिव के लिए। ऑल द बेस्ट आपको। थैंक यू सो मच विकी एंड होप फ्यूचर में बहुत और भी कुछ ऐसा एक कंटेंट लाने का मौका मिले हमें। बिल्कुल। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट। ठीक है, थैंक यू। बाय। बाय 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 बाय।